गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुबह अपनी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि नेट प्रॉब्लम हो रही थी। इस कारण क्लास है वो वही अपनी शुरू नहीं हुई। अब हम उसको अभी शुरू करते हैं उस क्लास को, इसलिए सभी बच्चे ऑनलाइन आएंगे और अपनी क्लास है वो सुचारू रूप से लेंगे। ईशिका, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना बेटा? ईशिका, यस सर। हाँ, पेज नंबर निकालेंगे 19 अपना। कृतिका से हम कृतिका भाग से 1 से पढ़ेंगे पाठ 2 मेरे संग की औरतें, और जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग उसको हम पढ़ेंगे। इसका पाठ है वो 4th पढ़ेंगे। हमने इसके 3 भाग को पढ़ लिया। 19 पेज पे लास्ट पैराग्राफ देखिए, 19 पेज पे लास्ट पैराग्राफ। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो रही थी। अब खानदानी विरासत कहिए, लेखिका बता रही हैं कि ये खानदानी विरासत कहिए कि या उन जीवाणुओं का प्रकोप। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारे खानदान में जो हमारी रहन सहन होता है, जो हमारी आदतें होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है। तो वो लेखिका यही कह रही है कि ये खानदानी विरासत ही कहिए कि उन दो सन की बुढ़ियाओं के बीच में मैं ऐसी फंसी कि मैं जो दोनों बुढ़िया थी, किसको बता रही है वो? एक तो अपनी नानी को और एक तरफ माँ, अपनी माँ को, कि अपनी जैसे उनकी माँ जी थी, उनके लड़की पैदा हो जाए उसके लिए उसको कोई भावना नहीं थी, तो इसलिए उसके मन में लड़की होने की कोई भावना नहीं थी। दूसरी तरफ उनकी जो नानी थी, उनको जो देश की आज़ादी के लिए जो जुनून था उसके लिए वो बहुत ही रोमानी हो गई थी। फिर 15 अगस्त 1947 को जब देश की आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। लेखिका कह रही है कि जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आज़ादी मिली, अभी हमने 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो वह कह रही है कि 15 अगस्त 1947 को जब अपने देश को आज़ादी मिली, तो जो आज़ादी पाने का जो जश्न मनाया गया, उसमें उस समय दुर्योग से, यानी संयोग तो यानी अच्छा समय, और उस समय लेखिका का दुर्योग था कि वो बीमार थी। उन दिनों लेखिका को टाइफाइड खांसा जानलेवा रोग माना जाता था। उन दिनों लेखिका को टाइफाइड हो रखा था, और टाइफाइड को बहुत ही जानलेवा की वह जान के लिए, अपने अपनी जीवन के लिए बहुत ही जानलेवा होता है वो जो टाइफाइड होता है, तो वो जानलेवा माना जाता था। तो वह कह रही है कि मेरे को टाइफाइड हो गया था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। तो वो जो लेखिका थी वो काफ़ी रोई धोई कि मैं आज़ादी का जो जश्न मनाया जा रहा है इंडिया गेट पर, उस पर जाऊंगी, पर डॉक्टर ने उसे सख्त मना कर दिया और उसको जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। अब अपना प्रश्न बन रहा है यहाँ से कि लेखिका को इंडिया गेट पर जश्न मनाने की इजाज़त क्यों नहीं मिली। तो ये यहाँ से करेंगे हम लोग कि मैं तो दुर्योग से बीमार थी, उन दिनों टाइफाइड खांसा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख के क्या लिखेंगे कि लेखिका को इंडिया गेट पर जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त इसलिए नहीं दी क्योंकि उन दिनों लेखिका को टाइफाइड हो रहा था, जिसे उन दिनों जानलेवा, एक जानलेवा रोग माना जाता था, और इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें जश्न में जाकर जाने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो जो बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते रहते थे, चुप्पी साध गए।
मैं बदसूरत रोती कल्पती रही, क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। वह कह रही है कि चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, यानी उसके जो लेखिका के जो नाना थे उसके, जिसे आप परम मित्र किसे कहते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड जिसे आप कहते हो, बेस्ट फ्रेंड कहते हो ना, जो आपका पक्का दोस्त होता है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो कह रहे हैं उसके परम मित्र थे। और इसीलिए वह उसके नाना से ज्यादा नाना थे, यानी जैसे उनके नाना थे वैसे ही वो नाना थे। इसीलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गई। इसीलिए जो लेखिका के पिता थे वो जो बात बात पर लड़ते थे सत्ताधारियों से, वो चुपचाप चुप्पी साध गए। मैं बदसूरत रोती कलपती रही। लेखिका थी, वो वहां जाने के, आज़ादी के जश्न में जाने के लिए रोती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मैं कैसे रोती रही, वो जैसे कोई बच्चा है, वो उसके पास एक गुड़िया रहती है और उसके एक गुड़िया जो होती है वो टूट जाती है, तो एक बच्ची जिस प्रकार रोती है, वैसे ही जब लेखिका को आज़ादी के जश्न में नहीं जाने दिया गया तो वह रोती रही। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। लेखिका की उम्र कितने बरस की थी तब? 9 बरस। अंडरलाइन कर लीजिए। जब आज़ादी का जश्न मनाया गया तब लेखिका की उम्र कितने बरस की थी? तब लेखिका 9 बरस की थी। इतनी छोटी की नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर तर्क समझती। वह लेखिका कह रही कि इतनी भी छोटी नहीं थी कि मैं गुड़िया से बहल जाती, कि मेरे को गुड़िया दे दो और मैं बहल जाऊं, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि मैं डॉक्टर जो तर्क दे रहे हैं उस बात को समझ जाऊं, क्योंकि 9 वर्ष का बच्चा है, वो उसकी बुद्धि है वो अपरिपक्व होती है, वह इन सब बातों को नहीं समझ सकता है। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गई। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, और रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स का राम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गई। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कंठ गुलाब उपन्यास के कई अंश। ये कह रहे हैं कि जो बता रहे हैं ना, बदर्स कामजो कौन है? ये एक लेखक हैं, और फिर आया है अपना दूसरा शब्द कि मिराक यानी मानसिक रोग। पढ़ने का मुझे मिराक, किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, यानी मानसिक रोग था। क्योंकि वो लेखिका थी, तो लेखक क्या होते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो वो कह रही थी मिराक थी, यानी मेरा मानसिक रोग था। तीसरा अपना जो शब्द आया इसमें वह था मोहलत यानी फुर्सत में, अवकाश में। तो ये लेखिका कह रही है कि जब मैं डॉक्टरी तर्क को भी नहीं समझ सकती थी और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि मैं एक इकलौती गुड़िया के टूट जाने से रोती रहूं और कोई मुझे गुड़िया दी जाए तो बहलती रहूं। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं डॉक्टरी तंग आकर क्या किया, उसके पिताजी ने, लेखिका के पिताजी ने ब्रदर्स कामजो की उपन्यास को उसे पकड़ा दिया कि तुम इसको पढ़ लो। तो वो लेखिका को वो किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। तो जब कुछ देर बाद लेखिका ने देखा कि पिताजी को छोड़कर उनके घर के सब प्राणी हैं आज़ादी का जश्न देखने के लिए पलायन कर चुके हैं, और पिताजी भी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। तो लेखिका ने क्या किया कि रोना धोना छोड़ दिया और किताब पढ़ने में रम गई।
एक बार शुरू कर लेने के बाद उसे उस लेखिका को उसमें इतने इंटरेस्ट आया, इतनी मजा आया कि उसने रोना शुरू ही किया नहीं, उस बात को ही भूल गई, उसको वह पढ़ने लग गई। फिर कि लेखिका कह रही है कि मैं उस वक्त मुझे कॉमर्स जो कारामजो की बुक देने में मेरे पिता का क्या तुक था वो तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मेरी ये समझ में आई कि जो मैं अब तक जानती हूँ कि अ, अ, किताबें कितनी समझ में आई अब तक नहीं जानती। जब वो कह रही है कि जो पिताजी ने मेरे को उपन्यास पढ़ने के लिए जो दी थी वह मेरे कितने समझ में आई वह मैं बता नहीं सकती, लेकिन उसको बार बार पढ़ने से इतना जरूर हुआ कि सारे जो पाठ थे उसके जो सारे जो उपन्यास की जो बातें थी वो सारे गड़बड़ हो गए, यानी आपस में मिल गए। और कितनी बार में पल्ले पड़ा यह भी कहना मुश्किल है कि उसको बार बार पढ़ती रही, उसमें कितनी पढ़ने के बाद में कितना उसको समझ में आया लेखिका कह रही है ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन मैं ये इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय, उसका एक पाठ जो बच्चों को पर होने वाले अत्याचार व अनाचार पर था, मुझे पहली बार में कंठस्थ हो गया कि मैंने उसके जो अध्याय पढ़े उसमें कितनी बार मैंने उन अध्यायों को पढ़ा, कितना मेरे समझ में आया मैं तो ये नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरे एक बात समझ में आ गई कि उसका जो पहला पार्ट था कि बच्चों पर किस प्रकार अत्याचार होते हैं, वो चैप्टर है वो मेरे अच्छे से समझ में आ गया, कंठस्थ हो गया। और उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और लेखन को एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा कि उम्र के मेरे हर पड़ाव के साथ है वो मेरे वह भाग है जो पहला भाग उसने पढ़ा था, वह उम्र के हर पड़ाव में मेरे साथ रहा और मेरे लिखने की जो कला को है वो प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कंठ गुलाब उपन्यास के कई अंश, लेखिका ने अपने उनके नाम भी बताए हैं। जादू का कालीन जो उनका नाटक था, 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां, कंठ गुलाब उपन्यास के कई अंश में उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। माँ की मन्नत का असर रहा होगा कि उनकी माँ ने जो मन्नत मांगी थी तो उसकी लेखिका कह रही है कि मेरी जो 4 बहनें और भी हुई थी उनमें भी कोई हीन भावना का शिकार नहीं थी कि हम 4 बहनें हैं, उस बात का उन्हें भी कोई हीन भावना नहीं थी। उनकी नानी थी, माँ थी और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। और नानी माँ और उनकी परदादी की जो परंपरा थी उसको बरकरार हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। अब लेखिका अपनी बहनों का परिचय दे रही है कि कौन सी क्या थी। उसकी जो पहली लड़की हुई थी जब उसके परदादी थी, जब उसने मन्नत मांगी थी ना कि मेरे पहले की लड़की हो, तो जब पहली लड़की की मन्नत मांगी थी तो पहली उस लेखिका की जो बड़ी बहन थी उसका जन्म हुआ, जिसका क्या नाम था, मंजुल भगत था। अंडरलाइन कर लीजिए उसको। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। तो बड़ी बहन थी मंजुल भगत। और ऐसे भी आ जाए कि उनकी पहली लड़की का क्या नाम था, तो उसका नाम था मंजुल भगत। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। घर का नाम रानी, बाहर का मंजुल। उसका घर का क्या नाम था, रानी, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। और बाहर का था मंजुल। लेखिका अवतार हुआ और मंजुल भगत मंजुल लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, यानी वह लिखने की शौकीन थी और वह लिखने का काम करती थी उनकी बड़ी बहन मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसीलिए पैदाइश जैन नाम छोड़ भगत बनी। वह कह रही हैं कि जो मंजुल भगत थी उसने लिखना कब शुरू किया था, अपनी शादी के बाद में। तो वो कह रही हैं कि शादी के बाद में क्या होता है कि जो लड़कियों का गोत्र है वह बदल जाता है और पति का जो गोत्र है वो लग जाता है। तो वो उसने क्या किया और नाम है वो भी बदल जाता है, तो वो लिखना शादी के बाद शुरू किया था, इसलिए नाम बदलकर उसने अपने पति का नाम है वो ग्रहण कर लिया था। और पति का नाम ग्रहण करने में उन्हें उनकी कोई हीन भावना भी आड़े नहीं आई थी, इसीलिए वो पैदाइश किस हुई थी,
जैन, जैन, और नाम छोड़ वह, जैन नाम छोड़ के वह भगत बन गई। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। दूसरे नंबर पर कौन थी? लेखिका खुद थी, जो अपने चैप्टर की लेखिका है ना, मृदुला गर्ग, ये दूसरे नंबर पर थी। और इसका घर का नाम क्या था? उमा, और बाहर का नाम था मृदुला। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि दूसरे नंबर पर जो थी, बहन थी, उसका क्या नाम था, घर का नाम क्या था और बाहर का नाम क्या था। तो दूसरे नंबर पर खुद लेखिका थी मृदुला गर्ग, जो उसका घर का नाम था उमा और बाहर का नाम था मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया था, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। लेखिका मृदुला गर्ग बता रही है कि मैंने भी शादी के बाद में से ही लिखना शुरू किया था, इसलिए मेरा नाम भी चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि लेखिका ने कब लिखना शुरू किया था? शादी के बाद में। उनकी बड़ी बहन ने भी शादी के बाद में लिखना शुरू किया था, और मृदुला गर्ग ने भी शादी के बाद में लिखना शुरू किया था। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया, उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते हैं कोई मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से ही लोग यह भी पूछते हैं, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। लेखिका बता रही है कि जब हमने शादी के बाद में लिखना शुरू किया था, इसलिए अपना नाम बदल लिया, तो कुछ लोग थे वो हमें मन्नू भंडारी का हवाला देकर पूछते थे कि आप लोग इतना पोगापंथी और घर घुसू क्यों है, कि आपने अपना नाम क्यों बदला? हमारे पास, लेखिका कह रही है, हमारे पास इसका कोई ढंग का उत्तर नहीं था, कि अब भी नहीं है, कि क्या, वो कह रही है कि क्या नाम बदलने से जो अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होता है क्या? मेरी लेखिका कह रही है, मेरी समझ में व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होता, लेखिका कह रही हैं। और लेखिका ये भी बता रही हैं, पूछने को पिताजी से भी, उनके मृदुला गर्ग के पिताजी से भी ये पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा क्या, कि हर 5 बेटियों के 2-2 नाम रख लिए, यानी 10 नाम हो गए। तो वह कह रहे हैं कि आपको अपनी बेटियों से मन नहीं भरा था क्या? मुझसे छोटी बहन का घर का नाम था गौरी और बाहर का चित्रा। उससे जो छोटी तीसरे नंबर की बहन थी, उसकी बहन का घर का नाम था गौरी और बाहर का चित्रा। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। 5 बेटियों में से तीसरी बेटी का जो नाम था, घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। वह लिखने का काम नहीं करती थी, यानी वो कवित्री नहीं थी, लेखिका नहीं थी। वह जब उसे पूछते कि तुम क्यों नहीं लिखती हो, तो वह कहती कि केवल लिखने वाले ही चाहिए, कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। वह ये तर्क जवाब देती कि मैं पढ़ने वाली पाठक हूँ, और आप लोग बोलने वाले श्रोता, नहीं, मैं श्रोतक हूँ, पाठक हूँ, पढ़ने वाली हूँ, और आप वक्ता हो, और इसलिए आप है, आपको बोलना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, और मैं एक पाठक हूँ, मुझे पढ़ने वाला भी तो कोई चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटी पैदा हुई, तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा। फिर उसके बाद में जब उनके चौथी और 5वीं बेटी हुई, तो लोगों से उन्होंने इतनी बातें सुन ली थी कि उन्होंने उन बेटियों का नाम एक एक ही रखा, रेणु और अंचला। उनका क्या नाम था? रेणु और अंचला। इसका अंडरलाइन कर लीजिए। 3 का तो हमने पढ़ लिया, चौथी का है रेणु और 5वीं का है अंचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अंचला और राजीव, फिर उसमें जा फंसे। और अंचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। 5 बहनों के बाद एक उनके भाई हुआ, उसका नाम था राजीव। तो वो कह रही है कि मजे की बात है कि बीच की जो बहनें थी ना, वो लेखन से बची रही, वो लेखन का कार्य नहीं करती थी, और अंचला और राजीव थे,
फिर वो उसमें जा फंसे थे, यानी वो फिर उससे उसमें लिखने लग गए थे। अचला थी, वो लेखिका से कितने साल छोटी थी? 8 साल छोटी थी। और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में वह लिखती रही, पर राजी फिर हिंदी के अलावे, यानी वह था उसकी वह अंग्रेजी में लिखती थी और राजीव था वो हिंदी में लिखता था। नेक्स्ट है, हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है, मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि 2-4 नहीं होना पड़ता था। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है, कि उनकी जो 4 बहनें थी, 4 लोग थे, वो लिखते थे और जो सारा उनका खानदान था वो उन्हें पढ़ता था। तो लेखिका कह रही है कि जो मेरे ससुराल में थे, मुझे उनके ससुराल में उनका लिखा हुआ कोई भी नहीं पढ़ता था। और इस तथ्य को, इस बात को हजम करने में लेखिका को यानी मृदुला गर्ग को काफ़ी समय लगा। फिर उसके फायदे भी नज़र आने लगे, लेकिन उसके फायदे भी है वो लेखिका को नज़र आने लगे कि मेरे को कोई पढ़ता है और कोई नहीं पढ़ता। अगर पहले नहीं पढ़ा था उसके लिखे हुए लेखक को, तो लेखिका को क्या हुआ था? दुख हुआ था, लेकिन बाद में उसे यह अच्छा लगा कि मुझे कोई पढ़ता नहीं है। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता था। तो वो कह रही है 5 मिनट, कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता था। वो कह रही है कम से कम मुझे घर में तो मेरी जो आलोचनाएं होती थी उसे मुझे सहन नहीं करना पड़ता था। क्यों नहीं करना पड़ता था? क्योंकि हम कोई भी जब कविता, निबंध, कहानी या कोई भी संस्मरण या लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, आलोचनाएं भी हमें सहनी पड़ती है। कोई उसको सही बताता है, कोई गलत बताता है। तो लेखिका के जो ससुराल वाले थे, यानी मृदुला गर्ग के जो ससुराल वाले थे, उसको वो लिखा हुआ नहीं पढ़ते थे। तो लेखिका कह रहे पहले तो मुझे इस बात का दुख हुआ कि मेरा लिखा हुआ कोई मेरे ससुराल वाले पढ़ते नहीं है, लेकिन बाद में उसे इस बात का बहुत ही अच्छा लगा कि उसके फायदे भी नजर आने लगे कि नहीं पढ़ रहा है तो कम से कम मेरे ससुराल वाले तो मेरी आलोचना नहीं करते, मेरी निंदा नहीं करते हैं। तो इसलिए वह इस बात से बहुत खुश हुई। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहर में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फॉरिंग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों की उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुड़ते भूनते पर जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरामा खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थमिया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। लेखिका बता रही है कि जो उनके पिताजी थे, एक बार मंजुला से कहा था कि कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ज़्यादा है। पर यहाँ तो वो कह रही है कि जो उनकी बहनें थी, उसमें जो चौथे नंबर वाली बहन थी रेणु, उसका क्या आलम था कि वो गैर लेखिका बहनें सवा शेर थी, यानी वो लेखिका नहीं थी लेकिन वो वैसे सवा शेर थी।
चौथे नंबर वाली जो रेणु बहन थी, वो क्या करती थी, जब स्कूल से गर्मी की जो दोपहरी होती थी उसमें स्कूल से वापस आती थी, तब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती। तब गाड़ी थी वो उसकी उससे और उसी छोटी बहन अचला उसे बस अड्डे से लेने जाती, तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती थी। वह कहती थी मैं बस में नहीं बैठूंगी। क्यों करती थी उसका, वो कहती थी कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है, कि ऐसा लगता है कि ये सामंतशाही का प्रतीक है, रोब है, इसमें सामंत है, वो सामंतशाही झलक रही है, इसलिए मैं इसमें नहीं बैठूंगी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। रेणु है वो गाड़ी में बैठने से क्यों इनकार करती थी, रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती थी। उसका कहना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो शायर था पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी, उसके पिता थे वो उसे बहुत अधिक स्नेह करते थे और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। और जो रसोइया था उसको खाना खिलाकर जल्दी फारिग करना यानी कार्य से निवृत्त कर देना, कि तुम कार्य तुम्हारा पूरा हो चुका है, अब तुम चले जाओ, उसकी भी वो लाचारी थी। माँ तो सब चीज़ों में उदासीन रहती थी, उनकी माँ थी वो सब चीज़ों में उदासीन रहती थी। पर पिता काफी घूरते भूनते जब देखती कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही, रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरामा खरामा, कि जब पिताजी काफी कुड़ते थे, यानी काफी ऐसे उनको दुख होता था कि देखता था कि अचला थी वो तो स्कूल की गाड़ी में बैठी हुई आ रही है और रेणु थी वो उसके पीछे पीछे आ रही है, जो पसीने से एकदम तरबतर रहती थी और खरामा खरामा यानी धीरे धीरे उस गाड़ी के पीछे पीछे आ रही है और पसीने आ रहे हैं। तो फिर वह बचपन में ऐसे वो उसके पिता थे वो कुट जाते थे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमिया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। एक बार बचपन में उनको किसी ने चुनौती दी थी, ये शर्त लगाई थी कि तुम जनरल थिमिया का चित्र मंगा सकते हो क्या। उसने शर्त लगा ली कि मैं मंगा सकती हूँ, और वास्तव में वह क्या करती है, उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और जनरल थिमिया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लेती है। और जो एक मोटरसाइकिल सवार आकर उसके हाथ में दे जाता है। पड़ोस इस बात से कि इसने जनरल थमैया का चित्र है यानी मंगा लिया, फोटो मंगा ली, तो उसे उसके आस पड़ोस में उसका काफी रुतबा है वो बढ़ जाता है। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। गाड़ी में बैठने, एक तो गाड़ी में बैठने से उसे वो था, परेशानी थी। दूसरा उसे परीक्षा देने में भी परहेज था। स्कूल तो उसने जैसे जैसे पास कर लिया, लेकिन जब बीए की परीक्षा का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। वो बोली कि पहले मुझे बताओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई वायदा है, वरना नहीं कि बीए करने की परीक्षा देने से कोई फायदा है उसे पास होने में, तब तो मैं इम्तिहान यानी परीक्षा दूंगी नहीं, मैं दूंगी। सब उसे तर्क देते रहे, समझाते रहे, लेकिन वह बिल्कुल रेणु बिल्कुल भी नहीं माने। उसने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। माँ ने ऐसे कहा कि तुम पिताजी से पूछ लो कि किस तरह से जो पेपर देने, इम्तिहान देने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तुम अपने पिताजी से पूछ लो। लेकिन वह नहीं मानी। तो स्टूडेंट, आज अपनी जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका से हमने इसके भाग 4 को पढ़ लिया है। कल हम इसके 5वें भाग को पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे। चैप्टर है वो काफ़ी लंबा है और छोटे छोटे प्रश्न हैं वो भी काफ़ी बन रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप चैप्टर को जब भी दोबारा पढ़ने के लिए बोलूँ आप ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपके छोटे छोटे जो प्रश्नोत्तर हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज करके, व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन, ऑफलाइन, किसी भी तरीके से जैसे आप पूछना चाहो मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? रेहान? नो मैम। मनीष? मनीष चैप्टर को दोबारा नो मैम। पढ़ना। आप चैप्टर क्वेश्चन आंसर कर रहे हो ना बेटा साथ साथ में? यस मैम। हाँ, और नोटबुक भी चेक कराने के लिए लाइएगा।
ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।